नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी यूरेथ्रा के बारे में और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसा कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में तो कुछ जानकारियां इसके बारे में। सबसे पहला, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो होती है होमोलोगस टू पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, या उसी को कहा जाता है स्किनीज ग्लैंड। इन फीमेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम सबसे पहली जानकारी ये जुटा पाए हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो फीमेल में पाई जाने वाली पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर उसी को हम कहते हैं स्किनीज ग्लैंड। इस स्किनीज ग्लैंड या पैरायूरेथ्रल ग्लैंड के होमोलोगस होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरी जानकारी इसके बारे में एकत्रित करते हैं 1 इन नंबर। अगर हम बात करें कि एक पर्सन के अंदर कितनी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है तो हम कहेंगे कि एक पर्सन के अंदर एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। इसके अलावा तीसरी बात पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, ओनली इन मेल, ओनली इन मेल, सिर्फ पुरुषों के अंदर पाई जाती है, महिलाओं के या मादाओं के अंदर प्रोस्टेट नामक कोई चीज नहीं होती है। तो 3 ही पॉइंट डिस्कस किए हैं अभी तक अपन ने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। पॉइंट नंबर 1, प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या स्किनीज ग्लैंड के होमोलोगस होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड 1 इन नंबर, एक मेल के अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट बात की प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल के अंदर पाई जाती है, फीमेल के अंदर किसी भी प्रकार की प्रोस्टेट ग्लैंड नामक कोई संरचना नहीं होती है। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में तो देखिएगा, अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में तो 3 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए हैं कि ये पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या स्किनीज ग्लैंड जो फीमेल में होती है उसकी होमोलोगस होती है। दूसरा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया कि एक मेल के अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और ये सिर्फ मेल में ही पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें कि इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है तो ये चीज अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का डेवलपमेंट भी कौन सी जर्मिनल लेयर के द्वारा। तो बताइएगा आंसर क्या जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड का डेवलपमेंट एंडोडर्म के द्वारा होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि ये किस आकृति की ग्लैंड है तो हम आंसर देंगे ये चेस्ट नट लाइक। चेस्ट नट का मतलब होता है छोटा अखरोट। ये छोटे अखरोट के जैसी दिखाई देने वाली एक ग्लैंड है। कहां पर पाई जाती है तो हम कहेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के चारों तरफ, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के चारों तरफ। अगर अपन बात करें कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पाई जाती है तो हम कहेंगे कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के चारों तरफ ये ग्लैंड पाई जाती है। देखिएगा ये यहां पर यूरेथ्रा का पार्ट है, इस पार्ट को अपन ने नाम दिया था प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के चारों तरफ यहां पर एक छोटे अखरोट जैसी यहां पर ग्लैंड दिखाई दे रही है क्या? अरे बोलो यस और नो। यहां पर ये जो ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के चारों तरफ, इसी ग्लैंड को हम नाम देते हैं प्रोस्टेट। इस प्रोस्टेट के बारे में अभी तक अपन ने 6 ही पॉइंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये फीमेल के अंदर पाई जाने वाली पैरायूरेथ्रल या स्किनीज ग्लैंड के होमोलोगस होती है। दूसरा पॉइंट, एक मेल के अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। और तीसरा पॉइंट अपन ने बात की है कि ये सिर्फ मेल में ही पाई जाती है, फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नामक कोई संरचना नहीं होती है। उसके बाद में चौथा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है वो एंडोडर्म जर्म लेयर के द्वारा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई कैसी देती है तो आंसर देंगे कि ये चेस्ट नट लाइक शेप्ड या छोटे अखरोट की आकृति की होती है। और अगर अपन बात करें कि ये कहां पर पाई जाती है तो हम आंसर देंगे कि ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के सराउंड्स के अंदर या चारों तरफ पाई जाती है। अगर अपन अगला पॉइंट इसकी बात करें कि इसका वजन कितना होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो वजन होता है वो होता है 20 से 25 ग्राम।
अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का वजन कितना होता है तो आंसर क्या जाना चाहिए कि इसका वजन होता है 20 से 25 ग्राम। और अगर मैं इसकी साइज की बात करूं कि ये किस साइज में किस प्रकार की होती है या इसकी साइज क्या होती है, क्या इसका मेजरमेंट है, तो इसका आंसर जाएगा, इसका मेजरमेंट है 3x2x4। 3x2x4 का यहाँ पर मीनिंग है कि इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई है। अगर अपन बात करें कि इसकी विड्थ या इसकी चौड़ाई कितनी होती है तो हम आंसर देंगे कि इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम 3 डायमेंशनली देखें कि इसकी मोटाई कितनी होती है, ये थिकनेस कितनी होती है, तो हम आंसर देंगे कि इसकी थिकनेस जो होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि इसकी लंबाई और जो चौड़ाई होती है उस लंबाई और चौड़ाई से इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस या मोटाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये कुछ पॉइंट अपन ने डिस्कस किए, याद हो गए होंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड का डेवलपमेंट कौन सी जर्मिनल लेयर के द्वारा, एंडोडर्म के द्वारा। प्रोस्टेट ग्लैंड की आकृति कैसी होती है तो आंसर जाएगा चेस्ट नट लाइक आकृति या छोटे अखरोट जैसी। ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के चारों तरफ पाई जाने वाली ग्लैंड है जिसका वजन होता है 20 से 25 ग्राम। और अगर हम इसके साइज के मेजरमेंट की बात करें तो इसका मेजरमेंट होता है 3:2:4। 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटाई वाली ये ग्लैंड है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती है। अगर हम बात करें इस प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करती है, मेल के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या काम आती है, तो हम कहेंगे कि इसके द्वारा एक फ्लूइड प्रिपेयर किया जाता है जिसको कहा जाता है प्रोस्टेटिक। प्रोस्टेट के द्वारा बनाए जाने वाला फ्लूइड कहलाता है प्रोस्टेटिक। नेचर कैसा होता है तो आंसर देंगे एल्केलाइन। नेचर कैसा होता है तो आंसर देंगे एल्केलाइन, यानी कि प्रोस्टेटिक एल्केलाइन फ्लूइड इसके द्वारा बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये प्रोस्टेटिक एल्केलाइन फ्लूइड कितना होता है तो हम कहेंगे कि ये टोटल सीमन जो होता है उस टोटल सीमन का 30% ऑफ टोटल सीमन, जो टोटल सीमन होता है उस सीमन का ये कितना होता है 30%। यानी कि 10 ml सीमन है तो 10 ml सीमन का 30% हो गया 3 ml। 3 ml तो किसके द्वारा बनाया जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक सेल्स। इन प्रोस्टेटिक सेल्स के द्वारा एक एल्केलाइन नेचर का फ्लूइड सीक्रेट किया जाता है और इनके द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला ये एल्केलाइन नेचर का फ्लूइड कहलाता है प्रोस्टेटिक एल्केलाइन फ्लूइड। और ये प्रोस्टेटिक एल्केलाइन फ्लूइड सेमिनल वेसाइकल जिसको हम कहते हैं शुक्राशय, इस शुक्राशय में जाकर के यहाँ पर मिक्स हो जाता है स्पर्म के साथ और सीमन बनाता है। अगर हम बात करें कि ये एल्केलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड कितना होता है तो जितना टोटल सीमन बनता है उस सीमन का 30% भाग जो है वो इस प्रोस्टेट ग्लैंड की कोशिकाओं के द्वारा, जिनको कि प्रोस्टेटिक सेल कहा जाता है, उनके द्वारा बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि इस सीमन के अंदर ये जो प्रोस्टेटिक एल्केलाइन फ्लूइड होता है इसका काम क्या होता है, ये आगे जाकर के क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो हम आंसर देंगे कि ये सीमन की पीएच को कैसा बनाएगा। इसके नाम में ही देखो सीमन की पीएच को कैसा बनाएगा, तो आंसर दे सकते हैं अपन कि ये सीमन की पीएच को कैसा बनाएगा, तो ये क्या है एल्केलाइन। और एल्केलाइन है तो ये सीमन की पीएच को कैसा बना देता है, एल्केलाइन बना देता है। बताइए एल्केलाइन मीडियम के अंदर स्पर्म क्या होंगे, ज्यादा जीवित रहेंगे कि कम जीवित रहेंगे। हम कह सकते हैं कि एल्केलाइन मीडियम के अंदर जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो लंबे टाइम तक जीवित रहते हैं। लंबे टाइम तक जीवित रहने का मतलब उनका जीवन काल कम हो गया कि बढ़ गया, जीवन काल बढ़ जाना, यानी हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज कर देता है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान बढ़ा देता है किसका, तो हम आंसर देंगे कि सीमन के अंदर पाए जाने वाले स्पर्म का लाइफ स्पान बढ़ा देता है। ये सीमन के अंदर पाए जाने वाले शुक्राणुओं या स्पर्म का लाइफ स्पान, या उसी को हम क्या कहते हैं मोटेलिटी। लाइफ स्पान या उसी को क्या कहते हैं मोटेलिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोस्टेटिक एल्केलाइन फ्लूइड का काम क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ये सीमन की पीएच को एल्केलाइन बढ़ा देता है। क्या होता है सीमन की पीएच का एल्केलाइन हो जाने से, तो हम कहते हैं एल्केलाइन नेचर या एल्केलाइन मीडियम के अंदर स्पर्म लंबे समय तक जीवित रहते हैं
और स्पर्म का जीवन काल बढ़ जाता है। स्पर्म के जीवन काल के बढ़ जाने को ही हमने लिखा है इंक्रीज लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म, और लाइफ स्पान का बढ़ जाना ही कहलाता है इंक्रीज मोटिलिटी। यानी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि एल्केलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है वो स्पर्म का लाइफ स्पान बढ़ा देता है या उसकी मोटिलिटी बढ़ा देता है। मोटिलिटी कैसे बढ़ाता है? तो हम कहेंगे कि ये एल्केलाइन नेचर का फ्लूइड है जो कि जाकर के सीमन की पीएच को कितना बना देता है? एल्केलाइन बना देता है। और एल्केलाइन नेचर के अंदर जो स्पर्म होते हैं उनका जीवन काल बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर है? तो ये सूचनाएं अभी तक अपन ने एकत्रित की है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। बताइएगा वन बाय वन अपन ने अभी तक क्या बात की है। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो महिलाओं में पाई जाने वाली पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या स्किनीज ग्लैंड की होमोलोगस होती है। एक मेल में एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। ये सिर्फ मेल में ही पाई जाती है, फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती है। ये एंडोडर्म के द्वारा डेवलप होती है। ये चेस्ट नट या छोटे अखरोट के आकृति की प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट, अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया है कि ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के चारों तरफ पाई जाने वाली ग्लैंड है जिसका 20 से 25 ग्राम वजन होता है। और अगर अपन बात करें इसका मेजरमेंट तो 3:2:4, 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटाई वाली ग्लैंड है। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा टोटल सीमन का एक 30% पोर्शन प्रिपेयर किया जाता है। उस फ्लूइड का नाम है प्रोस्टेटिक एल्केलाइन फ्लूइड। और वो प्रोस्टेटिक एल्केलाइन फ्लूइड सीमन की पीएच को एल्केलाइन बना करके स्पर्म या शुक्राणुओं का लाइफ स्पान या मोटिलिटी बढ़ा देता है। अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा ये यूरेथ्रा है और यूरेथ्रा का ये जो भाग है इस भाग को अपन ने नाम दिया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के सराउंड में जो आप ये ग्लैंड देख रहे हो इस ग्लैंड को ही हम नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां तक क्लियर है क्या? अगर हम इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करना चाहें तो देखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कुछ पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर क्या रहता है? येलो कलर का यूरिन। उसके बाद में यहां अपन ने बात की थी कि एक इंस्पेक्टर होते हैं जो कि इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर कहलाते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो इस इनिशियल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा का जो है इसके सराउंड्स में एक ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड को ही अपन ने क्या नाम दिया है? इसी को अपन ने नाम दिया है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? और अपन ने बात की थी कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बाद में यहां पर एक और इंस्पेक्टर पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर। यूरेथ्रा में डिस्कस किया था। अब अगर अपन बात करें तो इस ब्लैडर के बैक साइड में यहां पर एक वेसिकल होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकल या उसी को हम कहते हैं शुक्राशय। और शुक्राशय से जो स्पर्म लेके आने वाली जो डक्ट होती है उस डक्ट को ही अपन ने क्या नाम दिया था? इजेक्यूलेटरी डक्ट। तो पहला पॉइंट अपन कह सकते हैं कि जो इजेक्यूलेटरी डक्ट होती है जो कि सीमन लेकर के आती है, ये इजेक्यूलेटरी डक्ट ही इस पोर्शन के अंदर या इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में आकर के ओपन होती है। और जब भी हम इजेक्ट करते हैं सीमन को या तो सीमन इजेक्ट होकर के इस इजेक्यूलेटरी डक्ट के आएगा और इस डक्ट के थ्रू किस में इजेक्ट होगा? तो अपन कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में इजेक्ट होगा। उसके बाद में अगर हम इस प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के 3 जोन होते हैं। अगर हम बात करें कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड के जोन कितने होते हैं, जोन का मतलब कितने इसके अंदर एरियाज होते हैं, कितने इसके अंदर रीजन होते हैं। अगर हम इसके एरियाज की बात करें या जोन की बात करें तो पहला जोन प्रोस्टेट का इस यूरेथ्रा के जस्ट पास में होता है। अंदर की ओर ये यूरेथ्रा की ल्यूमन है और इस यूरेथ्रा की ल्यूमन के पास में पहला जोन, इसके आसपास का एरिया, अंदर की ओर यूरेथ्रल ल्यूमन है। यूरेथ्रल ल्यूमन के पास में यहां पर जो ये एरिया होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का या जो यहां पर जो जोन होता है, यहां पर सबसे अंदर का ये जो जोन होता है, ये जो एरिया होता है इस एरिया को कहा जाता है सेंट्रल जोन। सबसे अंदर ही अंदर का जोन उसको कहा जाता है सेंट्रल जोन। क्लियर है? उसके बाद में सबसे बाहर का जोन, सबसे बाहर का जोन ये वाला जो सबसे आउटर जोन है, आप बताएं बाहर क्या होता है? पेरीफ्री। और पेरीफ्री के अंदर जो जोन होता है उस जोन को मैं क्या नाम दूं?
तो हम कह सकते हैं उस जोन को अपन नाम दे सकते हैं पेरिफेरल जोन। तो प्रोस्टेट का सबसे अंदर का जोन जो कि यूरेथ्रा की ल्यूमन के पास में है वो तो कहलाता है क्या, सेंट्रल जोन। और जो सबसे बाहर का जोन जो कि पेरीफ्री के अंदर पाया जाता है उसको क्या नाम देना चाहिए, तो हम कहेंगे कि सबसे बाहर की ओर पेरीफ्री में पाया जाने वाला जोन क्या कहलाता है, तो हम आंसर देंगे कि उस जोन को हम नाम देंगे पेरीफेरल जोन। यानी ये जो सबसे बाहर का जोन है उसको अपन क्या नाम देंगे, तो आंसर जाएगा पेरीफेरल जोन। प्रोस्टेट के टोटल 3 जोन होते हैं। सबसे अंदर का जोन सेंट्रल जोन कहलाता है, जबकि सबसे बाहर का जोन पेरीफेरल जोन कहलाता है। प्रोस्टेट के जितने भी कैंसर होते हैं जिसको हम कहते हैं सीए प्रोस्टेट होने को, तो सीए प्रोस्टेट या प्रोस्टेट का कैंसर तीनों जोन में हो सकता है, सेंट्रल में भी हो सकता है, बीच वाले में भी हो सकता है और बाहर वाले में भी हो सकता है। लेकिन 90% टाइम जो कैंसर होता है, यानी कि मैक्सिमम टाइम जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है वो कैंसर होता है पेरीफेरल जोन में। अगर हम बात करें इस पेरीफेरल जोन के और इस सेंट्रल जोन के अलावा क्या कोई और जोन होता है, तो आंसर जाएगा यस। ये बीच में जो सबसे बड़ा एरिया या सबसे बड़ा जोन आप देख रहे हैं, इस जोन को कहा जाता है ट्रांजिशनल जोन। इस जोन का क्या नाम है, तो आंसर जाएगा इसका नाम है ट्रांजिशनल जोन। इसको हम क्या नाम दें, तो आंसर जाएगा ट्रांजिशनल जोन। प्रोस्टेट ग्लैंड के 3 जोन हो गए। सबसे पहला जोन जो अंदर ही अंदर है उसको हमने नाम दिया है सेंट्रल जोन। उसके बाद में सेकंड जोन जो बीच में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है जिसको नाम दिया है ट्रांजिशनल जोन। और उसके बाद में अपन ने बात की है कि जो सबसे बाहर दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा, सबसे बाहर का जो जोन है उसको हमने नाम दिया है पेरीफेरल जोन। होने को इन तीनों जोन में प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम बात करें तो 90% टाइम जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है वो पेरीफेरल जोन में होता है। और अगर हम बात करें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसको हम कहते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी कि ये कैंसर नहीं है जबकि बिनाइन ट्यूमर है। अगर हम बात करें इस बीपीएच की, तो बीपीएच भी होने को तो सेंट्रल जोन में भी हो सकता है, पेरीफेरल में भी हो सकता है, लेकिन 90% टाइम यानी कि मुख्य रूप से जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशनल जोन में। यहाँ 2 पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। एक तो प्रोस्टेट के 3 जोन होते हैं, सबसे भीतर वाला जोन सेंट्रल जोन कहलाता है, बीच वाला जोन ट्रांजिशनल जोन कहलाता है, सबसे बाहर वाला पेरीफेरल जोन कहलाता है। सबसे मोटा जोन इसमें होता है वो ट्रांजिशनल जोन होता है। इनमें भी अगर अपन बात करें कि बिनाइन ट्यूमर या बीपीएच कौन से जोन में होते हैं, मैक्सिमम टाइम तो वो ट्रांजिशनल जोन में होते हैं, जबकि प्रोस्टेट की जो मैलिग्नेंसी या जो उसके कैंसर होते हैं वो मैक्सिमम टाइम किस जोन में होते हैं, तो आंसर देंगे हम पेरीफेरल जोन में। ये तो अपन ने बात की है यहां पर इस प्रोस्टेट ग्लैंड के जोन के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के लोब कितने होते हैं, तो अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड को देखें तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर डिफरेंट लोब होते हैं। जैसे ये प्रोस्टेट ग्लैंड इस प्रकार से होती है। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की लोब की बात करें तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ इस प्रकार से होती है। इसका एक अपन क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। बीच के अंदर उसके अंदर क्या होता है, यूरेथ्रल। इसको हम इस प्रकार से काट के देख रहे हैं। बीच में यूरेथ्रल ओपनिंग है। बीच में क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है जिसके थ्रू अपन यूरिन क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। तो बीच में तो यूरेथ्रल ओपनिंग है और उसके सराउंड में ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर अपन बात करें कि इसके लोब कितने होते हैं, कितने खंड होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, तो लोब्स के अंदर भी आपको याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर 5 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो आंसर देना है 5 लोब होते हैं। अगर हम इन 5 लोब की बात करें तो 2 लोब ऐसे होते हैं जो कि पोस्टीरियर लोब कहलाते हैं। 2 लोब ऐसे होते हैं जो कि पोस्टीरियर लोब कहलाते हैं। यहां पर मैं ये बैंगनी कलर में जो दर्शा रहा हूं ये पोस्टीरियर लोब है। ये बैक साइड के लोब हैं, इनको कहते हैं पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब नंबर में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है राइट पोस्टीरियर लोब और एक होता है लेफ्ट पोस्टीरियर लोब। एक होता है लेफ्ट पोस्टीरियर लोब। 2 लोब होते हैं पोस्टीरियर, एक राइट और एक लेफ्ट। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो 2 लेटरल लोब होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के। 2 प्रोस्टेट ग्लैंड के लेटरल लोब होते हैं। 2 प्रोस्टेट ग्लैंड के लेटरल लोब होते हैं। याद रखिएगा 2 प्रोस्टेट ग्लैंड के लेटरल लोब होते हैं। एक होता है राइट साइड में और एक होता है लेफ्ट साइड में। जो राइट साइड में होता है वो कहलाता है राइट लेटरल लोब, राइट लेटरल लोब। और जो लेफ्ट साइड में होता है वो कहलाता है लेफ्ट लेटरल लोब। 2 लेटरल है, एक राइट और एक है
लेफ्ट। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहां पर जो मैं ये रेड कलर से आपको दर्शा रहा हूं, ये रेड कलर वाला जो लोब होता है, इस लोब को कहा जाता है क्या? तो हम आंसर देंगे कि इस राइट कलर वाले लोब को नाम दिया जाता है मीडियन लोब। इसको नाम दिया जाता है मीडियन लोब। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड में टोटल लोब कितने होते हैं, तो आंसर देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड में 5 लोब होते हैं। 2 बैक साइड में होते हैं, उनको कहा जाता है पोस्टीरियर लोब, राइट पोस्टीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर। 2 लोब लेटरल होते हैं, एक राइट लेटरल लोब होता है, एक लेफ्ट लेटरल लोब होता है, और एक मीडियन लोब होता है। टोटल 5 है, 2 पोस्टीरियर, 2 लेटरल, 1 मीडियन। अगर हम बात करें मैक्सिमम टाइम जो प्रोस्टेट के कैंसर होते हैं, सीए प्रोस्टेट के कैंसर होने को तो किसी भी लोब में हो जाते हैं, बट 90% टाइम प्रोस्टेट के जो कैंसर होते हैं वो कौन से लोब में होते हैं? तो आंसर जाएगा पोस्टीरियर लोब में होते हैं। अगर हम बात करें कि प्रोस्टेट के बिनाइन ट्यूमर बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की बात करें तो बीपीएच 90% टाइम जो बीपीएच होते हैं वो इस लेटरल लोब में होते हैं। हर बार इसमें हो ये जरूरी नहीं, होने को किसी भी लोब में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम अगर हम बात करें किस लोब में बीपीएच होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो लेटरल लोब के अंदर। बीच में यहाँ पर ये जो आपको गोला दिख रहा है ये बेसिकली यूरेथ्रल मिएटस हो, ये यूरेथ्रल ओपनिंग या ल्यूमन होती है जिसके अंदर क्या करता है, यूरिन रन करता है, जिससे हम यूरिन क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। इसका हम ये एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो यहां पर प्रोस्टेट के बारे में कुछ जानकारियां आपने हासिल कर ली है। पहला, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फीमेल की पेरायूरेथ्रल ग्लैंड या स्किनीज ग्लैंड की होमोलोगस होती है। दूसरा, प्रोस्टेट एक होती है। तीसरा, सिर्फ मेल में पाई जाती है, फीमेल में प्रोस्टेट नहीं होती है। उसके बाद में अपन ने बात की कि प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के चारों तरफ होती है, एंडोडर्म के द्वारा डेवलप होती है, चेस्ट नट या छोटे अखरोट की आकृति की होती है, 20 से 25 ग्राम इसका वजन होता है, 3:2:4 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट होता है, और इसके द्वारा एक एल्केलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्रिपेयर किया जाता है जो टोटल सीमन का 30% होता है, और वो सीमन की पीएच को एल्केलाइन बना करके स्पर्म का जीवन काल, लाइफ स्पान या मोटिलिटी बढ़ा देता है। उसके बाद में हमने प्रोस्टेट ग्लैंड के जोन के बारे में बात की थी, और हमने बात की थी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के 3 जोन होते हैं। पहला जोन जो अंदर ही अंदर होता है सेंट्रल जोन कहलाता है। उसके बाद में बड़ा जोन ट्रांजिशनल जोन कहलाता है जिसमें बीपीएच होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है, और सबसे आउटर जोन होता है वो पेरिफेरल जोन कहलाता है जिसके अंदर प्रोस्टेट के कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के 5 लोब होते हैं, 2 पोस्टीरियर लोब होते हैं जिसके अंदर प्रोस्टेट के कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, 2 लेटरल लोब होते हैं, एक राइट लेटरल एक लेफ्ट लेटरल जिसके अंदर बीपीएच होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और एक मीडियन लोब होता है। तो 5 लोब होते हैं, 2 पोस्टीरियर, 2 लेटरल और एक मीडियन। 3 जोन होते हैं, एक सेंट्रल जोन, एक ट्रांजिशनल जोन, एक पेरिफेरल जोन। दैट इज ऑल अबाउट प्रोस्टेट। ये सिर्फ अपन ने इसकी एनाफिजियो पढ़ी है, इसके डिसऑर्डर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक अपन ने सिर्फ इसका एनाफिजियो वाला पोर्शन कवर किया है। उसके बाद में देखिएगा अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ किडनी, हमारी बॉडी में किडनी के क्या क्या रोल होते हैं, कौन कौन से काम किडनी के द्वारा या हमारे गुर्दे के द्वारा किया जाता है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो अपन बात करने जा रहे हैं यहां पर फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी क्या क्या काम करती है, कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन सबको पता होगा, लगभग सबको ये पता ही होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो किस ऑर्गन के द्वारा किया जाता है। तो आप आंसर देंगे कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा। बीन शेप्ड ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है, उसको हम कहते हैं किडनी। अब ये यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से करता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि यूरिन फॉर्मेशन का काम हमारी बॉडी में जिस अंग या ऑर्गन के द्वारा किया जाता है उसको हम किडनी कहते हैं, उसी को हम गुर्दा कहते हैं और उसी को हम वृक्क कहते हैं।
इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सेकंड फंक्शन अपन ने यहां लिखा हुआ है सीक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। बार बार एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन कि किडनी के द्वारा एक ऐसा हार्मोन रिलीज किया जाता है, किडनी के द्वारा एक ऐसा हार्मोन रिलीज किया जाता है जो कि जाकर के बोन मेरो में, जो कि जाकर के बोन मेरो में, कहां पे, तो हम आंसर देंगे बोन मेरो में। किडनी के द्वारा रिलीज किया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, किडनी के द्वारा रिलीज किया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन जो कि जाकर के बोन मेरो में पाई जाने वाली स्टेम सेल, बोन मेरो में पाई जाने वाली स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है, किसके प्रोडक्शन के लिए, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। आरबीसी का प्रोडक्शन यानी कि इरिथ्रोपोइसिस। एग्जाम में आने वाला बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक ऐसा हार्मोन जो कि किडनी के द्वारा रिलीज होता है और बोन मेरो में जाकर के स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, क्या कहलाता है, तो आंसर जाएगा वो हार्मोन जो है वो इरिथ्रोपोइटिन कहलाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किडनी से रिलीज होने वाला वह हार्मोन जो बोन मेरो में जाकर के स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए या इरिथ्रोपोइसिस के लिए, उस हार्मोन का नाम क्या है, तो आंसर जाएगा उस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटिन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन जो कि इरिथ्रोपोइसिस या आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किस ऑर्गन के द्वारा रिलीज होता है, तो आंसर जाएगा कि इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन होता है किसके द्वारा, तो आंसर देना है किडनी के द्वारा। यानी कि किडनी के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है, इरिथ्रोपोइटिन। अब अगर हम बात करें कि ये इरिथ्रोपोइटिन किडनी के अंदर किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो देखिएगा यहां मैं लिख रहा हूं इरिथ्रोपोइटिन वह हार्मोन जो कि किडनी के द्वारा रिलीज होता है, वह हार्मोन जो कि किडनी के द्वारा रिलीज होता है। अगर हम बात करें कि ये किडनी के अंदर कहां पर रिलीज होता है, तो ये मान लीजिए हम एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ये एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और उसके बाद में क्या होगा, डीसीटी। ये मान लीजिए एक नेफ्रॉन है, हमें पता है इस नेफ्रॉन के लिए ब्लड लेकर के आने वाली एक वेसल्स होती है जिसको हम एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं, वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है और उसके बाद में यहाँ से एक वेसल्स निकलती है जिसका डायमीटर कम होता है, इफरेंट आर्टीरियोल कहलाती है। तो ये मान लीजिए एफरेंट, ग्लोमेरुलस और इफरेंट बन गई। अब इधर ये पीसीटी है, ट्यूब्यूल्स है, इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और पीसीटी के बीच में यहां पर कुछ सेल्स पाई जाती है, यहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, यहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो कोशिकाएं पाई जाती है, इन कोशिकाओं का नाम होता है इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट। इनका नाम होता है इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट। और ये जो इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट सेल है, इन्हीं का दूसरा नाम है रिपोज सेल, इन्हीं का दूसरा नाम है रिपोज सेल। अगर हम बात करें इस इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट सेल का ही दूसरा नाम क्या है, तो रिपोज सेल। अगर हम बात करें कि यहां रिपोज सेल का क्या मतलब है, रिपोज का मतलब क्या है, तो यहां आर से मतलब होता है रीनल, ई से मतलब होता है ईपो, ईपो मीन्स इरिथ्रोपोइटिन, पी का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग मीन्स प्रोडक्शन करने वाली, ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन और एस का मतलब होता है सेंसिंग। देखिए पूरा नाम रिपोज सेल का, रीनल किडनी के अंदर पाई जाने वाली, ईपो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करने वाली, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन करने वाली, रीनल ईपो प्रोड्यूसिंग, यानी कि किडनी में पाई जाने वाली वह सेल जो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। कब?
ऑक्सीजन सेंसिंग, जब वो ऑक्सीजन को सेंस करती है तो इसका पूरा नाम है रीनल ईपो प्रोड्यूसिंग एंड ऑक्सीजन सेंसिंग सेल। रिपोज सेल का पूरा नाम है रीनल ईपो प्रोड्यूसिंग एंड ऑक्सीजन सेंसिंग सेल। इसी सेल को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट सेल। अब अगर अपन बात करें कि ये किस प्रकार से इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है, तो देखिए मैकेनिज्म। यहां पर हमें पता है कि इसके अंदर क्या रन करता है, एफरेंट आर्टीरियोल में ब्लड आता है और ये ब्लड किस में, ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस से निकल करके ब्लड किस में आता है, तो हम आंसर देंगे कि ये आता है किस में, इफरेंट आर्टीरियोल में। और इफरेंट आर्टीरियोल से ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा के अंदर जाती है। और जब यहां पर ये ब्लड आता है तो ये ब्लड यहां पर इन सेल के आसपास में कांटेक्ट में आता है और इस ब्लड के द्वारा ही क्या किया जाता है, ये जो ब्लड आ रहा है इसके अंदर जो ऑक्सीजन के कंटेंट आ रहे हैं वो ऑक्सीजन के कंटेंट इन सेल को दिए जाते हैं। अब अगर नॉर्मल ऑक्सीजन के कंटेंट इन सेल के पास में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उस पर्सन के बॉडी के अंदर या उस पर्सन के ब्लड के अंदर आरबीसी और एचबी का लेवल नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से इन सेल के पास में यहां पर ऑक्सीजन के कंटेंट कम हो जाए तो ये ऑक्सीजन का क्या करती है, सेंस करती है। और जैसे ही इसको लगा कि ऑक्सीजन के कंटेंट यहां पर नॉर्मल ना आकर के नॉर्मल से कम आने लग गए हैं, इसका मतलब इसको पता लग गया है कि कहीं ना कहीं यहां पर हीमोग्लोबिन की और आरबीसी की कमी है। तो उसी दौरान ये सेल क्या करती है, अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करती है और इस हार्मोन को नाम हम क्या देते हैं, इरिथ्रोपोइटिन। जैसे ही इरिथ्रोपोइटिन यहां से रिलीज होगा, आप बताएं ये इरिथ्रोपोइटिन यहां से निकल करके किस में आ जाएगा, ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड किडनी से घूमता हुआ, ये ब्लड जब वापस जाएगा तो उस वापस जाने वाले ब्लड में क्या आ गया है, इरिथ्रोपोइटिन आ गया है। ये इरिथ्रोपोइटिन इस ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए कहां जाएगा, बोन के अंदर। और बोन के अंदर जब वो ब्लड आ रहा है तो आप बताएं क्या उस ब्लड के अंदर किडनी से रिलीज होकर के इरिथ्रोपोइटिन आ गया है। अब किडनी से रिलीज होकर के वो इरिथ्रोपोइटिन इस ब्लड के साथ कहां पे आ रहा है, बोन मेरो के अंदर। और बोन मेरो के अंदर ये जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड के साथ यहां पर क्या आ रहा है, तो हम आंसर देंगे कि किडनी से रिलीज होने वाला हार्मोन आ रहा है इरिथ्रोपोइटिन। अब ये इरिथ्रोपोइटिन जैसे ही बोन मेरो में जाएगा तो यहां पर एक सेल होती है जिसका नाम है स्टेम सेल, और वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है। वही डब्ल्यूबीसी बनाती है, वही प्लेटलेट्स बनाती है और वही आरबीसी बनाती है। तो यहां पर तो इरिथ्रोपोइटिन जो आ रहा है वो सिर्फ आरबीसी बनवाने का काम करता है। तो वो आकर के इस सेल को मैसेज देता है कि मेरी माँ, यहां पर बॉडी में एचबी कंटेंट, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, कहीं ना कहीं आरबीसी के लेवल कम है, तो आप यहां से आरबीसी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे ही ये कमांड मिलती है तो ये स्टेम सेल आरबीसी का बनाना शुरू कर देती है और आरबीसी का बनना ही क्या कहलाता है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये किया जाता है इरिथ्रोपोइटिन के सिक्रीशन के अंदर। तो सेकंड फंक्शन अपन ने लिखा है सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। तो पहला क्वेश्चन, इरिथ्रोपोइटिन किस ऑर्गन से रिलीज होता है, तो आंसर देंगे किडनी। दूसरा क्वेश्चन, एक ऐसा हार्मोन जो किडनी रिलीज करती है और वो बोन मेरो में जाकर के स्टेम सेल को आरबीसी प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है, वो हार्मोन कौन सा होता है, तो आंसर देंगे इरिथ्रोपोइटिन। अगर हम बात करें इरिथ्रोपोइटिन किस सेल के द्वारा रिलीज होता है, तो इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा, और इसी का नाम है रीनल ईपो प्रोड्यूसिंग एंड ऑक्सीजन सेंसिंग सेल। जब किडनी के लिए ब्लड सप्लाई आती है और उसमें गलती से भी एचबी कंटेंट कम हो जाए, आरबीसी कम हो जाए, और इन सेल को अगर ऑक्सीजन के कंटेंट कम मिले तो ये सेल तुरंत यहां से इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करके सिक्रीट करके ब्लड में डाल देती है, और ब्लड के अंदर से सर्कुलेट होते हुए ये वापस वीनस रिटर्न के थ्रू जब जाएगा बोन के पास में, ये ब्लड जब सर्कुलेट होते हुए बोन के पास में जाएगा तो बोन में जाकर के ये इरिथ्रोपोइटिन स्टेम सेल को स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। यहां तक क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आई या नहीं, यस और नो? उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन। तीसरा फंक्शन हम किडनी की बात कर रहे हैं कि तीसरा फंक्शन क्या है, यहां पर देखिएगा। थर्ड फंक्शन अपन बात करें किडनी की। तीसरा फंक्शन अपन ने लिखा है सिक्रीशन ऑफ थ्रोम्बोपोइटिन। पहली चीज थ्रोम्बो, इरिथ्रो मीन्स रेड ब्लड सेल के लिए, यहां है थ्रोम्बो। थ्रोम्बो मीन्स किसके लिए होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये प्लेटलेट्स बनाने के लिए काम में आता है, प्लेटलेट्स। तो एक चीज तो यहां पे याद रखना है, आपने सुना भी होगा कि थ्रोम्बोपोइटिन का सिक्रीशन लीवर से होता है। यस, मैं भी कहता हूं लीवर से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
क्वेश्चन एग्जाम के अंदर की थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, तो आंसर जाएगा लीवर। थ्रोम्बोपोइटिन कहां से रिलीज होता है, तो आंसर जाएगा लीवर। लेकिन फिर भी आपसे पूछ लिया जाए कि क्या किडनी भी थ्रोम्बोपोइटिन रिलीज करती है, तो आंसर जाएगा यस। टोटल जितना थ्रोम्बोपोइटिन होता है उस टोटल थ्रोम्बोपोइटिन का 90% थ्रोम्बोपोइटिन तो कौन रिलीज करता है, तो आंसर जाएगा लीवर। सिर्फ 10% थ्रोम्बोपोइटिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो आंसर जाएगा किडनी। यानी कि थ्रोम्बोपोइटिन लीवर और किडनी दोनों के द्वारा रिलीज किया जाता है, लेकिन उनमें मेनली लीवर के द्वारा और कुछ अमाउंट किडनी के द्वारा रिलीज की जाती है। अगर हम बात करें कि किडनी के अंदर थ्रोम्बोपोइटिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो यहां पर ये मान लीजिए एक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की ये जो पीसीटी है, पीसीटी के अंदर जो सेल पाई जाती है, पीसीटी की दीवार में पाई जाने वाली सेल, पीसीटी की दीवार में पाई जाने वाली सेल, यहां पर इन सेल को हम कहते हैं पीसीटी सेल। इस सेल को हम क्या कहते हैं, पीसीटी सेल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसकी दीवार में पाई जाने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है पीसीटी सेल। और जब जब बॉडी के अंदर थ्रोम्बोपोइटिन की जरूरत होती है तो ये पीसीटी सेल यहां से थ्रोम्बोपोइटिन को रिलीज करके किस में डाल देती है, ब्लड के अंदर। तो थ्रोम्बोपोइटिन के लिए इतना ही याद रखना है कि बेसिकली तो थ्रोम्बोपोइटिन लीवर से रिलीज होता है, लेकिन कुछ अमाउंट थ्रोम्बोपोइटिन की किडनी के द्वारा भी रिलीज की जाती है। और किडनी के अंदर किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो आंसर याद रखना है कि पीसीटी वॉल की जो सेल होती है उनके द्वारा थ्रोम्बोपोइटिन का सीक्रेशन किया जाता है। यस और नो। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए उसका चौथा फंक्शन किडनी का, सीक्रेशन ऑफ रेनिन एंजाइम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक चीज तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होती है, एक रेनिन वर्ड होता है RENNIN, वहां पर डबल एन है, यहां सिंगल एन है। RENNIN वाला जो है ये गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक मीन्स स्टोमक जूस में पाया जाने वाला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक मीन्स प्रोटीन का लाइसिस करने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला। तो ये रेनिन RENNIN है, इसको आप भूल जाओ। ये तो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। तो RENNIN वाला अलग चीज है। यहां हम बात कर रहे हैं RENNIN, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन भी किडनी के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें कि रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन किडनी के अंदर किया जाता है और किडनी के अंदर कौन करता है, तो देखिएगा यहां पर ये मान लीजिए ये एक नेफ्रॉन है, यस और नो, ये नेफ्रॉन है। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रेनिन सीक्रेशन की, कि इस रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन किडनी में कहां से होता है। इस नेफ्रॉन के लिए ब्लड लेकर के आ रहा है एफरेंट आर्टीरियोल, देन ग्लोमेरुलस और देन इफरेंट आर्टीरियोल। क्लियर है। इस एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर, इस एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार के अंदर यहां पर कुछ सेल्स पाई जाती है, यहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है और इस सेल का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, या इसी का नाम है ग्रेन्युलर सेल। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि यहां पर एक सेल पाई जाती है पीसीटी की दीवार के अंदर, सॉरी पीसीटी क्या, इस एफरेंट आर्टीरियोल, ये मान लीजिए एफरेंट आर्टीरियोल है। इस एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार के अंदर एक सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम अपन ने क्या दिया है, जक्स्ट्रा, यानी जस्ट पहले किससे, ग्लोमेरुलस से। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, या इनको कहा जाता है जेजी सेल, जीजी सेल नहीं, जेजी सेल। और इसी का दूसरा नाम है ग्रेन्युलर सेल।
इन ग्रेन्युलर सेल के द्वारा यहां पर इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं किसके, रेनिन के। इन सेल के अंदर क्या भरा होता है, तो आंसर देंगे इनके अंदर रेनिन भरा होता है। जब जब हमारी बॉडी में हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया का मतलब है हाइपोटेंशन हो जाना, हाइपोवोलीमिया होगा, फ्लूइड की कमी होगी, यूवोलिमिक नहीं होगा, यूवोलीमिया से कम, बॉडी में फ्लूइड कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वो पर्सन क्या होगा, हाइपोवोलिमिक हो जाएगा। हाइपोवोलिमिक होगा तो बीपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगी। जब जब बॉडी में हाइपोवोलीमिया हो जाता है उस दौरान ये रेनिन रिलीज होता है। आपने पढ़ा होगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा सुपरफिशियली याद रखें आप। जब भी किसी पर्सन की बॉडी के अंदर, मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा, यहां पर मान लीजिए ये आपकी किडनी है और ये किडनी की ब्लड सप्लाई है। इधर हम सिर्फ एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए एक नेफ्रॉन है, और हमें पता है इस नेफ्रॉन के लिए मान लीजिए हम बात करें कि ब्लड लेकर के जाता है एफरेंट आर्टीरियोल। सिंपल बना रहे हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, और पर्सन के अंदर किसी भी प्रकार से एक कंडीशन डेवलप हो गई जिसको हम कहेंगे हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया जैसे ही डेवलप हुआ, आप बताएं जैसे जैसे हाइपोवोलीमिया होगा बीपी बढ़ेगी कि बीपी कम होगी, यानी कि ब्लड प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे ही बीपी कम हुई तो किडनी के लिए ब्लड फ्लो ज्यादा होगा कि कम होगा, किडनी के लिए जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा तो किडनी को अंदर पता लग जाएगा कि बीपी कम हो गई है और बीपी को बढ़ाना है। बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, उनको पता लग जाएगा कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, उसको बढ़ाना है। और उसको बढ़ाने के लिए अब क्या होगा, यहां अपन ने बात की है कि एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार के अंदर एक सेल होती है जिसके अंदर रेनिन भरा रहता है, तो ये सेल उसी दौरान यहां से क्या रिलीज कर देगी, रेनिन रिलीज कर देगी। यहां पर रेनिन रिलीज हो गया। और दूसरा, अपने ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो बनाई तो जाती है लीवर के द्वारा, लीवर बना करके इसको ब्लड में डाल देता है, और एंजियोटेंसिनोजन हमारे ब्लड में हमेशा प्रेजेंट रहती है। ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिनोजन हमेशा प्रेजेंट रहेगी, लेकिन वो तब तक कुछ काम नहीं करता है जब तक उसको रेनिन ना मिल जाए। रेनिन मिलेगा तभी ये एंजियोटेंसिनोजन आगे एक्टिवेट होगा। और रेनिन हमें पता है, रेनिन कब मिलेगा, जब बीपी कम हो जाए, हाइपोवोलीमिया हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए। तो या मान लीजिए एक पर्सन है जिसमें हाइपोवोलीमिया हुआ, बीपी कम हुई, और बीपी कम होते ही यहां पर ये जो जेजी सेल है इन्होंने रेनिन रिलीज कर दिया। अब इस रेनिन जैसे ही रिलीज हुआ तो ये एंजियोटेंसिनोजन तो ब्लड में आ ही रहा है, इस एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन जब आपस में एक साथ मिल जाते हैं तो इनके मिलने पर ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को एक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। क्लियर है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट यहां पर बन गया। एंजियोटेंसिन मान लीजिए यहां पर एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में रहती है ऑलवेज। जैसे ही बीपी कम हुई, हाइपोटेंशन हुआ, हाइपोवोलीमिया हुआ, तो ये जेजी सेल या ग्रेन्युलर सेल यहां से रेनिन रिलीज कर देती है। और जैसे ही ये रेनिन रिलीज होता है, रेनिन इसके साथ मिल जाता है, और रेनिन जैसे इनके साथ मिलता है तो इन दोनों के मिलने से एक सब्सटेंस बन जाता है जिसके अंदर एंजियोटेंसिनोजन है, और एंजियोटेंसिनोजन के साथ क्या जुड़ गया, रेनिन जुड़ गया। इन दोनों के जुड़ने से ये जो सब्सटेंस बनता है इसको कहा जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए आ रहा है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए आ रहा है। वापस अगर हम बात करें तो ये किडनी से क्या होगा, बाहर निकलेगा, और किडनी से जैसे ही ये बाहर निकलेगा ब्लड के अंदर, तो उस ब्लड के अंदर एक तो क्या आ रहा है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट आ रहा है। ये वापस ब्लड जाएगा कहां पर, हार्ट के पास में जाएगा, और हार्ट के पास में ये कहां पे जाएगा, वीनस रिटर्न, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही जाएगा, अपने को पता है राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो कहां जाता है, लंग्स के अंदर, फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों के अंदर जैसे ही ये ब्लड जाएगा तो उस फेफड़ों के अंदर एक एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। टाइप 2 एल्वियोलाई जो होती है,
टाइप 2 एल्वियोलाई जो होती है, उन एल्वियोलाई के द्वारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रेट किया जाता है, जो कि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट आ रहा है उस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये एंजियोटेंसिन सेकंड पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करके बीपी बढ़ाने का काम करता है। एंजियोटेंसिन एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करेगा और बीपी बढ़ाएगा। उसके बाद में ये आगे जाकर के एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करवाएगा, एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाएगा, और ये एल्डोस्टेरोन जो होता है वो जाकर के वापस कहाँ पे एक्ट करता है, तो एल्डोस्टेरोन जाकर के वापस किडनी के अंदर एक्ट करता है, और किडनी के किस पार्ट पे, डीसीटी के ऊपर, डीसीटी के ऊपर आकर के एल्डोस्टेरोन एक्ट करेगा। और एक्ट क्या करेगा कि जो यहाँ पर यूरिन बन रहा है, जो यहाँ पर यूरिन बन रहा है, जो यहाँ पर यूरिन बन रहा है, उस यूरिन के साथ जो पानी बाहर निकल रहा है, जो वाटर बाहर निकल रहा है, जो उसके अंदर सोडियम बाहर निकल रहा है, जो पानी बाहर निकल रहा है, जो बाहर सोडियम निकल रहा है, उस एल्डोस्टेरोन के द्वारा क्या किया जाता है, इस सोडियम और पानी का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया जाता है। और सोडियम और पानी रीएब्जॉर्ब होकर के आएंगे कहाँ, ब्लड के अंदर। जितना ज़्यादा सोडियम और पानी रीएब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आएगा उतना ही धीरे धीरे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। ये मैंने सिर्फ सुपरफिशियली डिस्कस किया, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद ये रखना है कि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे किडनी के फंक्शन, और फंक्शन में हम देख रहे थे यहाँ पर कि किडनी के द्वारा रेनिन एंजाइम सीक्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये रेनिन एंजाइम किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तब अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि किडनी के अंदर एक प्रकार की सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम है जेजी सेल, या जिसको हम कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, या उसको हम कहते हैं ग्रेन्युलर सेल। ये ग्रेन्युलर सेल एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार में पाई जाती है, और इनके अंदर ग्रेन्यूल होते हैं रेनिन के। तो रेनिन का सीक्रेशन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, या जिसको हम ग्रेन्युलर सेल कहते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि रेनिन रिलीज कब होता है, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिस दौरान बॉडी के अंदर बीपी कम हो जाए, पर्सन हाइपोवोलेमिक हो जाए, हाइपोवोलेमिक होगा तो बीपी कम हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन जब होगा तो किडनी के लिए जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो उस दौरान ये जेजी सेल यहाँ पर रेनिन रिलीज कर देती है। रेनिन जब रिलीज हो जाएगा तो हमारे ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, जो लीवर के द्वारा बनाई जाती है और हमारे ब्लड में हमेशा प्रेजेंट रहती है। ये एंजियोटेंसिनोजन तब तक काम नहीं करती जब तक उसको रेनिन ना मिले, और हमें पता है रेनिन तो कब रिलीज होगा, जब बीपी कम हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए या हाइपोवोलीमिया हो जाए। हाइपोवोलीमिया हुआ, रेनिन रिलीज हुआ, उसने एंजियोटेंसिनोजन के साथ मिलकर के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट यहां से ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए राइट साइड के हार्ट में जाएगा, और राइट साइड के हार्ट से जाएगा लंग्स में। तो लंग्स के अंदर 5% एल्वियोलाई होती है, वो टाइप 2 की होती है, जिनके द्वारा एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज किया जाता है। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड वोल बॉडी की ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करेगा, उनको कंप्रेस करके बीपी बढ़ाएगा। और दूसरा एंजियोटेंसिन सेकंड एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज हो गया और वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए जाएगा किडनी में, और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन की डीसीटी होता है, डीसीटी के ऊपर एक्ट करता है। अगर हम बात करें कि डीसीटी में जाकर के क्या एक्ट करेगा, तो वो यूरिन के साथ जो सोडियम बाहर निकल रहा है उस सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। जब जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो उसके साथ पानी का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा। जितना ज्यादा सोडियम और पानी का रीएब्जॉर्प्शन होगा वो उतना ही ज्यादा वापस ब्लड के अंदर आएगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब पर्सन के यूरिन में से सोडियम और पानी का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो यूरिन आउटपुट तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यूरिन आउटपुट तो कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बीपी क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रेनिन का सीक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर जाएगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल द्वारा, या इसी सेल को कहते हैं ग्रेन्युलर सेल। ग्रेन्युलर सेल, इस सेल के द्वारा क्या किया जाता है, रेनिन का सीक्रेशन किया जाता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, या इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलर सेल। क्लियर है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसको हम यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे वैसे डिटेल में, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है
किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में मेनली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम करता है। बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और लास्ट एम्स बठिंडा के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो मेनली हमारी बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम करता है। तो हमारा आंसर जाना चाहिए कि वह ऑर्गन जो हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है, उस ऑर्गन का नाम है किडनी। इसको हम यूरिन फॉर्मेशन में देखेंगे कि किडनी किस प्रकार से वाटर रेगुलेशन में हेल्प करती है और किस प्रकार से किडनी इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करने में काम में आती है। लेकिन फिर भी आपको ये एक लाइन तो याद होनी चाहिए कि किडनी ही वो ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्य रूप से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करने का, उसके होम्योस्टेसिस का काम करता है। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट फंक्शन लिखा है हेल्प इन पीएच रेगुलेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हेल्प इन पीएच रेगुलेशन बाय एक्सक्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, बाय एक्सक्रेशन ऑफ H प्लस आयंस या हाइड्रोजन आयंस। यानी कि इस लाइन का इतना ही कहना है कि किडनी पीएच रेगुलेशन में मदद करती है हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल करके। किडनी पीएच रेगुलेशन में मदद करती है हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल करके। अगर हम बात करें कि किडनी किस प्रकार से पीएच रेगुलेशन के अंदर हेल्प करती है, तो देखिएगा आपने पीएच रेगुलेशन पढ़ा होगा, आपने पीएच रेगुलेशन पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो पढ़ा दिया जाएगा। अगर हम बात करें पीएच रेगुलेशन की, तो पीएच रेगुलेशन के अंदर आपको तीन चीजें बताई जाएगी कि इसके अंदर एक तो काम में आता है बफर सिस्टम, एक तो काम में आता है इसके अंदर बफर सिस्टम, एक तो काम आता है इसमें बफर सिस्टम, दूसरा इसके अंदर होता है CO2 एक्सहेलेशन बाय लंग्स, CO2 एक्सहेलेशन बाय लंग्स, CO2 एक्सहेलेशन बाय लंग्स फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल करके भी पीएच रेगुलेशन में मदद की जाती है। बफर सिस्टम के द्वारा भी पीएच रेगुलेशन में मदद की जाती है। बफर सिस्टम के अंदर आपको तीन बफर सिस्टम बताया जाएगा। प्रोटीन बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा जिसके अंदर पढ़ाया जाएगा हीमोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन। प्रोटीन बफर सिस्टम जिसमें पढ़ाया जाएगा हीमोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन, प्रोटीन बफर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा हीमोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन। दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा फॉस्फेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम। दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा फॉस्फेट बफर सिस्टम, और तीसरा आपको पढ़ाया जाएगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। पीएच रेगुलेशन में पहला आपको पढ़ाया जाएगा बफर सिस्टम जिसमें प्रोटीन बफर सिस्टम, हीमोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन। दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा फॉस्फेट बफर सिस्टम, तीसरा पढ़ाया जाएगा कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। उसके बाद में दूसरा है एक्सहेलेशन ऑफ CO2 बाय लंग्स, फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल करके भी पीएच रेगुलेशन में मदद की जाती है। और तीसरा आपको बताया जाएगा वहां पर एक्सक्रेशन ऑफ H प्लस आयंस बाय किडनी, गुर्दे के द्वारा H प्लस आयंस को बाहर निकाल करके पीएच रेगुलेशन में मदद की जाती है। गुर्दे के द्वारा H प्लस आयंस को बाहर निकाल करके, गुर्दे के द्वारा H प्लस आयंस को बाहर निकाल करके पीएच रेगुलेशन के अंदर हेल्प की जाती है। अब बात आती है कि गुर्दा यहाँ पर किस प्रकार से हेल्प करता है, तो गुर्दे की फंक्शनल यूनिट आपको पता है क्या है, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो हम आंसर देंगे कि किडनी की फंक्शनल यूनिट जो है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। यानी कि जो काम किडनी के द्वारा हम लिख रहे हैं वो बेसिकली करने वाले कौन है, नेफ्रॉन है। ये मान लीजिए यहाँ पर नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई है, एफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, देन इफरेंट आर्टीरियोल और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। इस प्रकार से गुर्दे के अंदर ब्लड सप्लाई या किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये किडनी किस प्रकार से पीएच रेगुलेशन में मदद करती है। हमें पता है नेफ्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और ब्लड को फिल्टर करके नेफ्रॉन अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। नेफ्रॉन अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि किडनी क्या करती है कि इस यूरिन के साथ ब्लड में से कौन से आयन को बाहर निकाल करके H प्लस आयन को बाहर
बाहर निकाल करके पीएच रेगुलेशन में मदद करती है। अगर हम बात करें कि इनको बाहर निकालने का कौन करता है काम, इनको बाहर निकालने का कौन करता है काम, तो यहाँ पर डीसीटी के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, यहाँ पर डीसीटी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, यहाँ पर डीसीटी के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है, उन सेल का नाम है इंटरकैलेटेड सेल। अपन ने पहले भी डिस्कस किया है इंटरकैलेटेड सेल, नाम लिखा है नेफ्रॉन जब पढ़ाया तब उसमें, कि इसके अंदर डीसीटी में एक सेल होती है जिसका नाम है इंटरकैलेटेड सेल। ये इंटरकैलेटेड सेल यहाँ पर डीसीटी में पाई जाती है। और अगर हम बात करें कि ये इंटरकैलेटेड सेल क्या करती है, तो ये इंटरकैलेटेड सेल जो यहाँ पर ब्लड रन कर रहा है, उस ब्लड में जो हाइड्रोजन आयन आते हैं, ये ब्लड जो है उसमें जो हाइड्रोजन आयन आते हैं, इन हाइड्रोजन आयन को यहाँ से पकड़ करके ये इंटरकैलेटेड सेल यूरिन के साथ बाहर निकालने का काम करती है। इन हाइड्रोजन आयन को पकड़ करके ये इंटरकैलेटेड सेल यूरिन के साथ बाहर निकालती है और बाहर निकाल करके पीएच रेगुलेशन में मदद करती है। अगर हम बात करें कि गुर्दे का या किडनी का पीएच रेगुलेशन में क्या काम है, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि किडनी के अंदर डीसीटी जो नेफ्रॉन की होती है उसके अंदर एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है इंटरकैलेटेड सेल। उस इंटरकैलेटेड सेल के द्वारा जो ब्लड के अंदर H+ आयन रन कर रहे हैं, उन H+ आयन को पकड़ करके यूरिन के साथ बाहर निकाला जाता है और यूरिन के साथ हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल करके हमारा गुर्दा या हमारी किडनी जो है वो पीएच रेगुलेशन के अंदर मदद करती है। यहां तक चीज समझ में आ गई होगी। तो पीएच रेगुलेशन में इतना ही याद रखना है कि यहां पर जो नेफ्रॉन की डीसीटी होती है, उस डीसीटी में एक सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम है इंटरकैलेटेड सेल। उस सेल का नाम क्या है, तो हम आंसर देंगे उस सेल का नाम है इंटरकैलेटेड सेल। ये इंटरकैलेटेड सेल क्या करती है, ब्लड में से हाइड्रोजन आयन को पकड़ करके यूरिन के साथ बाहर निकालती है। यूरिन के साथ किसको बाहर निकालने का काम करती है, तो आंसर देंगे कि ये H+ आयन को यूरिन के साथ बाहर निकाल करके पीएच रेगुलेशन में मदद करती है। यहां तक क्लियर है क्या? देखिएगा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट फंक्शन देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी का और क्या रोल है। नेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी जो है वो विटामिन डी के एक्टिवेशन के अंदर भी मदद करती है। हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है वो विटामिन डी का एक्टिवेशन करवा के भी मदद करती है। विटामिन डी का किडनी किस प्रकार से एक्टिवेशन करती है, देखिएगा किडनी किस प्रकार से विटामिन डी का एक्टिवेशन करती है। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो 5 टाइप का होता है, D1, D2, D3, D4 और D5। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में विटामिन डी कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है, D1, D2, D3, D4, D5। अरे बोलें कितने टाइप का? 5 टाइप का, D1, D2, D3, D4, D5। अगर हम बात करें इनमें से जो टोटल 5 टाइप का होता है, इनमें से हमारी बॉडी के लिए ज्यादा कौन से जरूरी होते हैं, तो D2 और D3 जरूरी होते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन डी का जो टाइप होता है वो 2 है, उनमें एक तो है D2 और एक है D3। D2 जो होता है वो हमें मिलता है प्लांट सोर्स से, वो हमें मिलता है प्लांट सोर्सेज से या पेड़ पौधों से। D2 हमें मिलता है प्लांट सोर्सेज से या पेड़ पौधों से, जबकि D3 जो होता है वो हमें मिलता है एनिमल सोर्सेज से। एनिमल सोर्सेज से वो हमें मिलता है घी से, दूध से, दही से, अंडों से, मांस से। तो D3 मिलता है एनिमल सोर्सेज से, जबकि D2 मिलता है हमें प्लांट सोर्सेज से। टोटल 5 टाइप है, उनमें से 2 जरूरी है, D2 एंड D3। अब हम बात करते हैं कि किडनी किस प्रकार से विटामिन डी के एक्टिवेशन के अंदर मदद करती है। तो ये देखिएगा, ये क्या है, ये है जी एनिमल सोर्सेज। ये क्या है, तो हम कहेंगे ये है जी एनिमल सोर्सेज। और हमें पता है एनिमल सोर्सेज से हमें कौन सी फॉर्म मिलती है, तो हम कहेंगे विटामिन D3 वाली फॉर्म मिलती है। जैसे ही एनिमल सोर्सेज से हमारा इनटेक होता है, चाहे हम दूध, दही, घी, एग, मीट, फिश कुछ भी लें, एनिमल सोर्सेज से लेने पर जो हमें विटामिन डी की जो फॉर्म मिलती है उसको कहते हैं 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल।
जो फॉर्म हमें एनिमल सोर्सेज से मिलती है वो फॉर्म मिलती है 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। मान लीजिए आपने एनिमल सोर्सेज से कुछ इनटेक किया, उसका डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में आपके ब्लड में जो फॉर्म आई है वो फॉर्म कौन सी है? तो आंसर देंगे 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में आ चुका है। अब जैसे ही ब्लड के अंदर आपकी कैपिलरीज में ये रन कर रहा है और आप धूप में गए, जैसे ही आप धूप में जाओगे सूर्य की पराबैंगनी किरणें आपके ऊपर गिरेगी कि नहीं गई? अरे बोलिए, आपके ऊपर सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो अपन कहते हैं ना कि विटामिन डी देता है हमें सूर्य, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें विटामिन डी मिलता नहीं है। सिर्फ उसमें क्या होता है, विटामिन डी की कुछ चेन चेंज होती है, उसमें उसका एक्टिवेशन के अंदर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काम में आती है। और अगर अपन बात करें तो हमारी बॉडी में नॉर्मल सीरम विटामिन डी लेवल को बनाए रखने के लिए 24 घंटे में मात्र 5 मिनट के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफी है। 24 घंटे में 5 मिनट भी आप धूप में चले जाते हैं तो भी आपकी बॉडी में सीरम विटामिन डी का लेवल नॉर्मल बना रहेगा। कोई जरूरी नहीं है पूरे दिन धूप में बैठ करके धूप सेकने की और विटामिन डी लेने की। क्लियर है? अब जैसे ही 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड के अंदर रन कर रहा है, आप धूप में गए और जैसे ही आपके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरी तो इसके अंदर विटामिन डी की 2 चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है बीटा चेन में कुछ चेंजेस ला देता है और बीटा चेन में चेंजेस लाने के बाद में बनता है कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल क्या बन गया? कोलेकैल्सिफेरॉल। अगर अपन बात करें कि यहां पर कौन सी फॉर्म बनी तो हम आंसर देंगे कि बन गया कोलेकैल्सिफेरॉल। ये जो कोलेकैल्सिफेरॉल होता है इसको हम कहते हैं प्रोविटामिन डी3। प्रोविटामिन डी3 इसको हम कहते हैं प्रोविटामिन डी3। ये कोलेकैल्सिफेरॉल बन गया, इसको प्रोविटामिन डी3 या प्रीकर्सर, यानी ये पहले वाली फॉर्म है, अभी तक विटामिन डी3 का एक्टिवेशन नहीं हुआ है, ये वाली फॉर्म बन गई। ये वाली फॉर्म हमारे ब्लड के अंदर अब जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरी ये बन गई। 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल था वो ब्लड में सर्कुलेट हुआ, यूवी रेज गिरी, बीटा चेन में कुछ चेंजेज हुए और बन गया कोलेकैल्सिफेरॉल या प्रोविटामिन डी3। अब ये जैसे ही बना है ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए जैसे ही ये लीवर में जाएगा, जैसे ही ये वाली फॉर्म लीवर के अंदर जाएगी तो लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज। 25 हाइड्रोक्सिलेज लीवर के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोक्सिलेशन करते हो किसी कार्बन का। ये कार्बन है और कार्बन का हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जुड़ना। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जुड़ना। तो यहां पर एंजाइम है लीवर में 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि लीवर में पड़ा है, अब ये इसका हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। हाइड्रोक्सिलेशन करने का मतलब है कि जो 25 नंबर का कार्बन है उस 25 नंबर के कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप जोड़ देगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देगा। तो बन जाएगा 25 मोनोहाइड्रोक्सिल विटामिन डी3। अब क्या बन गया लीवर के अंदर? लीवर में जैसे ही ये गया 25वें नंबर के कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस एंजाइम ने जोड़ दिया और जोड़ने पर बन गया 25 मोनोहाइड्रोक्सिल विटामिन डी3। लेकिन काम अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ है। ये जो लीवर में बना है अब ये लीवर से जाएगा कहां पर? किडनी के अंदर। लीवर से कहां जाएगा? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर लीवर से लेकर के कौन जाएगा? तो हम यहां पर एक प्रोटीन होती है प्लाज्मा प्रोटीन जिसको कहते हैं विटामिन डी बाइंडिंग। विटामिन डी बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन। विटामिन डी बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन जो कि लीवर के द्वारा ही बनती है और ये क्या करती है? इस 25 मोनोहाइड्रोक्सिल विटामिन डी3 को लेकर के कहां जाती है? वो लेकर के जाती है, आंसर देंगे किडनी में। और जैसे ही किडनी के अंदर आता है तो किडनी में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है किडनी के अंदर। अब इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा? अल्फा चेन के पहले कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, मतलब कौन सा ग्रुप जोड़ देगा?
OH ग्रुप जुड़ेगा। लेकिन यहां पर याद रखिएगा ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम सिर्फ PTH हार्मोन के प्रभाव में ही काम करेगा, यानी कि PTH आएगा, पैराथॉर्मोन आएगा, तभी ये एंजाइम काम करेगा। PTH या पैराथॉर्मोन आएगा तभी ये एंजाइम काम करेगा, जब तक PTH नहीं मिलेगा तब तक ये एंजाइम काम नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है क्या? PTH हार्मोन आया, उसने किडनी के अंदर एक एंजाइम है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसको एक्टिवेट किया, और ये एंजाइम क्या करेगा कि जो ये विटामिन D3 यहाँ किडनी में आया है उसके अंदर पहले कार्बन के ऊपर कौन सी चेन का? अल्फा चेन का। 1 अल्फा चेन जो है उसके पहले कार्बन के ऊपर एक तो OH ग्रुप जुड़ गया किडनी में, दूसरा 25वें नंबर के कार्बन के ऊपर कहाँ जुड़ा था? लीवर में। 25वें नंबर के कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोक्सिलेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? लीवर में। तो यहां बताएं टोटल OH ग्रुप कितने हो गए? हम कहेंगे टोटल OH ग्रुप क्या हो गए? 2। और ये कौन सा विटामिन है? तो हम आंसर देंगे ये विटामिन D3 है, इसी को हम कहते हैं कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल। तो यहां पर किडनी का रोल क्या होता है देखिएगा, एक बार फिर से हम समझ रहे हैं। विटामिन D बेसिकली 5 टाइप का होता है, D1, D2, D3, D4 एंड D5। इनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है D2 एंड D3। प्लांट सोर्सेज से मिलता है D2 और एनिमल सोर्सेज से मिलता है D3। अगर हम बात करें पहले D3 का एक्टिवेशन कैसे होता है, तो जो भी हम एनिमल सोर्सेज से इंटेक करते हैं उससे हमें मिलता है 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आ गया, और जब हम धूप में जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे ऊपर गिरती है तो वो उस 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की बीटा चेन में कुछ चेंजेज ला देता है और ला करके बना देता है कोलेकैल्सीफेरॉल। ये कोलेकैल्सीफेरॉल जिसको हम प्रीकर्सर ऑफ विटामिन D3 या प्रो विटामिन D3 है। कोलेकैल्सीफेरॉल जैसे ही बन गया, ये ब्लड जब सर्कुलेट होते हुए लीवर में जाएगा तो लीवर में एक एंजाइम है जिसका नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इसके नाम में ही इसका काम रखा हुआ है कि ये 25वें कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप जोड़ेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ेगा। 25वें नंबर के कार्बन पे एक OH ग्रुप जुड़ते ही बन गया 25 मोनोहाइड्रोक्सिल विटामिन D3। अब लीवर से इसको लेकर के जाना है किडनी में, तो किडनी में लेके जाने के लिए एक विटामिन D बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन होती है लीवर में, जो इसको बाइंड करके किडनी में लेके जाएगी। किडनी में एक एंजाइम है जिसका नाम है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इसके नाम में ही इसका काम रखा हुआ है कि पहले कार्बन अल्फा चेन वाले के ऊपर ये एक OH ग्रुप जोड़ेगा, लेकिन ये तब जोड़ेगा जब इसको PTH मिले। इसलिए जब हम PTH के वर्क पढ़ेंगे तब भी हम कहेंगे कि PTH भी विटामिन D का एक्टिवेशन करवाता है। वो कैसे करवाता है कि वो इस 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये एंजाइम कहाँ है? किडनी में। अब किडनी प्रॉपर काम करेगी तो ये एंजाइम काम करेगा, और ये एंजाइम काम करते ही बनेगा क्या? 1 अल्फा 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन D3। इसी को हम कहते हैं कैल्सीट्रायोल। ये तो हमने किडनी का रोल पढ़ा है कि किडनी सिर्फ इस एंजाइम के द्वारा हाइड्रोक्सिलेशन करता है। अब हमें देखिए विटामिन D3 के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। एनिमल सोर्सेज से इंटेक होना जरूरी है। इंटेक हो गया तो धूप मिलना जरूरी है। धूप मिल गई तो लीवर का प्रॉपर काम करना जरूरी है। लीवर ने काम कर दिया है तो किडनी का भी प्रॉपर काम करना जरूरी है, और किडनी काम कर रही है तो साथ में PTH का भी नॉर्मल होना जरूरी है। इनमें से कहीं भी दिक्कत हो गई, अगर एनिमल सोर्सेज से इंटेक बंद कर दें तो मिलेगा नहीं। अगर यूवी रेज गिरना बंद हो जाए तो एक्टिवेशन नहीं होगा आगे। अगर लीवर काम करना बंद कर दे तो ये वाली फॉर्म नहीं बनेगी, किडनी में शिफ्ट कौन करेगा। और अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो ये एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये रोल है किडनी का। तो ये तो अपन ने बात की है किसकी? विटामिन D3 की। अगर हम बात करें विटामिन D2 की, अगर हम बात करें विटामिन D2 की, ये मान लीजिए प्लांट सोर्सेज है। प्लांट सोर्सेज से जो फॉर्म हमें मिलती है उसको हम कहते हैं आर्गेस्ट्रॉल। प्लांट से हमें मिलता है आर्गेस्ट्रॉल। जैसे ही आपने प्लांट सोर्स से इंटेक किया, आर्गेस्ट्रॉल मिला, उसके बाद में आपके ब्लड में आर्गेस्ट्रॉल आ गया और आप सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कांटेक्ट में गए तो इसकी जो अल्फा और बीटा चेन है उसमें बीटा चेन में ये यूवी रेज कुछ चेंजेज ला देता है और इसको बना देता है इर्गो कैल्सीफेरॉल। प्लांट सोर्सेज से आपका इंटेक हुआ आर्गेस्ट्रॉल। आर्गेस्ट्रॉल के ऊपर यूवी रेज गिरी, उसकी बीटा चेन में कुछ चेंज ला दिए, बन गया इर्गो कैल्सीफेरॉल।
इर्गोकैल्सीफेरॉल जो आपके ब्लड में बन गया है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, लीवर में। लीवर के अंदर वही एंजाइम है, कौन सा, 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम लीवर के अंदर है। ये 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम हमें पता है क्या करेगा कि 25th नंबर के कार्बन के ऊपर एक ग्रुप जोड़ देगा, OH ग्रुप, और ये क्या है, विटामिन D2। अब 25 OH ग्रुप जुड़ने के बाद में ये जो बना है इसको यहाँ से लेकर के जाना है किडनी तक। किडनी तक कौन लेके जाएगा, तो हम कह सकते हैं विटामिन D बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन। विटामिन D बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन बनती कहाँ है, तो आंसर कहेंगे लीवर में। ये इसको यहाँ से कहाँ लेके जाएगा, तो हम आंसर देंगे ये इसको यहाँ से गुर्दे में या किडनी में लेके जाएगा। किडनी के अंदर आने के बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि किडनी में कौन सा एंजाइम है, तो वही 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इस 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को काम करने के लिए किसी और चीज की जरूरत है, तो आंसर जाएगा यस है। किसकी है, तो आंसर देंगे PTH की। अगर PTH मिल जाए, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर दें, तो ये क्या करेगा कि ये अल्फा चेन के फर्स्ट नंबर के कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जोड़ देगा। दूसरा किस पे जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे 25वें नंबर के कार्बन के ऊपर। टोटल कितने OH ग्रुप जुड़ गए, तो 2, और ये क्या है, विटामिन D2। इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड विटामिन D2। सिंपल है, वेरी सिंपल। प्लांट सोर्सेज से इनटेक विटामिन D2 मिलेगा। कौन सी फॉर्म, इर्गेस्ट्रॉल। इर्गेस्ट्रॉल के ऊपर यूवी रेज का क्या करता है, बीटा चेन में चेंज, क्या बनाता है, इर्गोकैल्सीफेरॉल। इर्गोकैल्सीफेरॉल कहाँ जाता है, लीवर में। लीवर में क्या है, 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा, 25वें नंबर कार्बन का हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, OH ग्रुप जोड़ देगा। ग्रुप जुड़ते ही बनेगा क्या, 25 OH विटामिन D2। ये कहाँ जाएगा, किडनी में। कौन ले जाएगा, विटामिन D बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन। ये कहाँ बनती है, लीवर में। किडनी के अंदर जाएगा तो किडनी में क्या है, किडनी में 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। क्या ये खुद अकेला काम कर लेता है, नहीं करता है। साथ में किसकी मदद चाहिए, PTH की। PTH कहाँ से आता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ये क्या करेगा, ये फर्स्ट नंबर के कार्बन अल्फा चेन वाले पे OH ग्रुप जोड़ेगा, बनेगा क्या, 1-अल्फा 25 हाइड्रोक्सिल डाईहाइड्रोक्सिल विटामिन D2। अगर अपन बात करें तो अभी तक अपन ने पढ़े हैं किडनी के फंक्शन, और अगर मैं आपसे पूछूं कि किडनी के फंक्शन टोटल कितने पढ़े हैं, तो 7 फंक्शन पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड अपन ने पढ़ा है सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, जो कि इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट या रिपोज सेल, रीनल ईपो प्रोड्यूसिंग एंड ऑक्सीजन सेंसिंग सेल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में तीसरा अपन ने पढ़ा है कि किडनी 10% टोटल थ्रोम्बोपोइटिन का रिलीज करती है। मेनली कहाँ से रिलीज होता है, तो लीवर से होता है। कौन करता है, तो PCT वॉल की सेल करती है। उसके बाद में अपन ने बात की कि रेनिन एंजाइम किडनी के अंदर पाई जाने वाली JG सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि रास सिस्टम में काम में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में मेनली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम किडनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि DCT में पाई जाने वाली इंटरकैलेटेड सेल हाइड्रोजन आयन को बॉडी से बाहर निकाल करके pH रेगुलेशन में काम में आती है। और सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा है कि किडनी के द्वारा विटामिन D का एक्टिवेशन किया जाता है, और जिसको अपन ने अभी डिटेल में डिस्कस किया कि किस प्रकार से ये इसका एक्टिवेशन करती है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।